नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी पहली कक्षा है और इस पहली क्लास के अंदर हम व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण होती है, उसकी चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर अंतिम तक, वर्ण विचार से लेकर जो वाक्य शुद्धि होती है वहीं तक हम इस व्याकरण के पूरे सफ़र को ले चलेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। इस क्लास से आपको जो बेसिक जानकारी होती है उसके माध्यम से इस व्याकरण का जो विभाग है मैं उसका शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कि हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व व्याकरण क्या होती है, पहले भाषा को समझो। ये भाषा क्या होती है? भाषा भाष धातु से बनती है। धातु क्या होती है? मूल भाषा का नाम लेते ही हमारे जहन में एक ही नाम आता है, संस्कृत। धातु का, जैसे हिंदी में क्रिया होती है उसी प्रकार संस्कृत में क्या होती है? धातु। अब इस भाष का क्या मतलब होता है? भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट करना यानी कि विचार क्या होते हैं? विचार होते हैं मनुष्य की मन की अध्वन्यात्मक इकाई। यानी अध्वन्यात्मक का मतलब है, एक का मतलब नहीं, ध्वनि का मतलब आवाज़, आत्मा का मतलब स्वरूप। यानी कि मनुष्य के मन का वह भाव जिसके अंदर आवाज़ नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? विचार, यानी भाष। अब भाषा की परिभाषा देखिए। मन के भाव जिस माध्यम से प्रकट होते हैं, यानी कि हम भाषा की परिभाषा देखते हैं, एक या एक से अधिक। उधर भी लिखा है एक से या एक से अधिक, यानी कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह से जिस माध्यम से अपने विचारों, अपने भावों, अपने मन के भावों को जिस माध्यम से, जिस साधन के द्वारा अपने भावों का लेन देन करते हैं, यानी कि समझते हैं दोनों आपस में, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। विचारों का आदान प्रदान, विचार विमर्श, लेन देन को ही क्या कहते हैं? भाषा। समझ में आ गया होगा आपको? यानी कि जो भी व्यक्ति है उससे हम बात करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, अपने मन के भावों को उसके पास तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। अब सबसे पहले भाषा की विशेषता क्या होती है? कितनी प्रकार की विशेषता होती है? अब देखो, पहली विशेषता क्या है? अर्जित संपत्ति है। यानी मनुष्य, भाषा उसकी जन्मजात संपत्ति होती है, यानी कि वो जन्म से ही भाषा बोलता है। यानी जब वो पैदा होता है वहीं से भाषा बोलना सीख जाता है। अब क्या बोलना है? अगर वो सभ्य समाज में रहेगा तो सभ्य भाषा बोलेगा, अगर गलत समाज में रहेगा वो उस प्रकार की भाषा बोलेगा। उसके वातावरण का फर्क पड़ता है। दूसरी विशेषता क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। अगर वो बढ़िया समाज के अंदर रहता है तो बढ़िया भाषा बोलेगा, यानी कि अच्छे संस्कार वाले समाज में रहेगा तो उस प्रकार की भाषा बोलेगा। अगर नहीं रहेगा तो वो उस प्रकार की नकारात्मक भाषा बोलेगा। तीसरी, अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। यानी कि सबसे पहले भाषा संस्कृति, संस्कृत के बाद पाली आई, अपभ्रंश आई, अवट आई, उस प्रकार से फिर हिंदी आई। यानी कि 1050 विक्रत संवत के आसपास हिंदी आई थी। हिंदी का उद्भव 1050 के आसपास माना जाता है। उस प्रकार से अंतिम स्वरूप नहीं होता, परिवर्तनशील होती है। इनका अंतिम स्वरूप नहीं होता, परिवर्तनशील होती है। यानी कि भाषा परिवर्तन होगी और आप अलग अलग भाषा सीखते रहेंगे। यानी पहले संस्कृति, उसके बाद ये परिवर्तन हो गई। इनका मानक स्वरूप जरूर होता है। जैसे पहले हम लिखते थे रामेश्वर, लिखते थे, अब लिखते हैं रामेश्वर। ये नई भाषा आ गई। पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। इस तरह से भाषा का मानव स्वरूप होता है। फिर छठी विशेषता है कठिन से सरल की तरफ होती है। यानी कि मानो कि 12वीं हिंदी पढ़ता हूँ, मेरे लिए हिंदी भाषा सरल है। जो इस भाषा को नहीं पढ़ता उसके लिए ये कठिन है। जैसे उर्दू मेरे लिए हार्ड है। अगर जो भी जिस भी भाषा को सीखता है उसके लिए वो भाषा सरल है, लेकिन और भाषा कठिन है। सबसे पहले भाषा सीखते हम तो पहले कठिन लगती है। अगर जैसे जैसे धीरे धीरे हम भाषा
सीखते हैं उसके बाद वो सरल हो जाती है। अब उसके बाद है भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण? एक तो है जिज्ञासा। जैसे जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, और जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। जैसे एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, वो पानी तब तक नहीं पिएगा जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। अनुकरण, अनुकरण दो प्रकार का होता है। अनुकरण का मतलब किसी भी बात को बार बार दोहराते, या सामने वाला कोई बात बोल रहा है हम उसको वापस दोहराते। जैसे प्रार्थना के अंदर तीन लड़के या लड़कियों का समूह है, कोई पंक्ति बोलता है, उसके बाद उसी के लहजे में बाकी के स्टूडेंट उसको दोहराते हैं, उसे अनुकरण कहते हैं। अनुकरण दो प्रकार का होता है, पहला है उच्चारण का और दूसरा लेखन का। ये हो गया। फिर अभ्यास, किसी चीज़ को बार बार करना, उसको अगर हम उस चीज़ को बार बार करेंगे वो हमारे लिए स्थायी हो जाएगी। जैसे करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत शिल पर करत निशान। अगर एक रस्सी भी पत्थर पर बार बार घिसती है तो वो उस पत्थर पर निशान छोड़ देती है। जैसे एक बूंद पानी की अगर एक पत्थर पर बार बार गिरी तो उस पत्थर में भी सुराख कर सकती है। उस तरह से अगर हम बार बार इस भाषा का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उसको आराम से सीख जाएंगे। फिर भाषा का विकास क्रम। एक बच्चे में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है? सबसे पहले वो सुनता है ना, फिर उसके बाद वो बोलता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको माँ बोलती है बेटा बोलो दादा, बोलो बेटा मम्मा, ऐसे वो पहले सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है, फिर लिखता है। इस प्रकार से भाषा का विकास होता है एक बच्चे के अंदर। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। जैसे लिसनिंग अंग्रेजी में, एस स्पीक बोलना, आर रीडिंग पढ़ना, डब्ल्यू राइटिंग लिखना। इस तरह से इसके अंदर एक जैसे फ्रोबेल थे, उन्होंने भाषा का विकास क्रम यही माना था। लेकिन एक मैडम मारियंटिसी ऐसा नाम था, उसने इसका दो का क्रम आगे पीछे किया था। उसने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। जैसे सुबह पहले उसका एक शॉर्ट सूत्र है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरह से ये होता है। उस मैडम मारियंटिसी के अलावा जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने यही क्रम माना था। मैडम जी ने इसका इस तरह से क्रम माना, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना हो गया। फिर भाषा के प्रकार कितने होते? भाषा कितने प्रकार की होती? कोई दो मानता है, कोई तीन मानता है। रियल में भाषा के प्रकार तीन होते हैं। वास्तव भाषा के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पहली भाषा है मौखिक भाषा। जैसे मौखिक भाषा के हम उदाहरण लें, जैसे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, वो किसके अंदर आती है? मौखिक भाषा के अंदर। जैसे रेडियो से समाचार सुनना, वो किस में आता? मौखिक भाषा के अंदर। एक नेता द्वारा पूरी सभा को संबोधित करना या भाषण देना, वो किसके अंदर आता है? मौखिक भाषा के अंदर। अब लिखित भाषा के अंदर जैसे पत्र पत्रिकाएँ, चिट्ठी पत्री, जैसे समाचार पत्र, ये सभी इसके अंदर लिखित भाषा के अंदर है। अब जो सांकेतिक भाषा, इसका क्या रोल है? ये सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा का मतलब संकेत या इशारे। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उसके अंदर एक एम्पायर होता है जो खिलाड़ी के आउट होने के बाद अगर एक अंगुली को ऊंचा करता है और जो खेलता खिलाड़ी वो आउट माना जाता है। वो दर्शकों को कहना थोड़ा जाता कि ये खिलाड़ी जो आउट हो गया, आप ताली बजाने लग जाओ। वो एक संकेत के माध्यम से इशारा करता कि ये खेल हुआ खिलाड़ी आउट हो गया। जैसे शाम को खेलने के लिए बाहर जाना, पिताजी घर पर है, अब उसका दोस्त आता है, अगर आवाज़ देते हैं तो उसके पिताजी को पता चल जाता है। वो बोलता है कि मैं जैसे 3 ताली लगाऊंगा आप घर से बाहर आ जाना खेलने के लिए। इसी को संकेत कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे चौराहे पर यातायात के साधन को जो संकेत देने के लिए जो
वहाँ पर गाइड लगा होता है, वो कहता है एक पंक्ति को जाने के लिए बोलता है, एक पंक्ति को रुकने के लिए बोलता है, उसी को हम संकेत या इशारे के द्वारा वो करता है तो इसे सांकेतिक भाषा बोलता है। ये भाषा 3 प्रकार की है। अगले वीडियो में आप बताना, आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा, तीनों में से सबसे कठिन भाषा कौन सी है और सबसे सरल भाषा कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये आपकी जो बेसिक जानकारी थी, आप इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। हम इसी दौर से जो हमने ये शुरुआत की है, हिंदी भाषा व्याकरण की शुरुआत की है, उसको हम पूरी जो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि तक लेकर चलेंगे, अंतिम तक लेकर चलेंगे। एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ने वाला, इसके अंदर पूरी समग्र व्याकरण आएगी। इस वीडियो को आप शेयर करना और ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।